बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गहरिशत और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। रेंजर्स हेडक्वार्टर, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। हुक्म में कहा गया है कि 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तजावुजात हटाने के अखराजात भी मुताल्लिका इदारे से वसूल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कानून से मुबरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कोई रुकावट है तो हटा दी जाए। साल से ज़ायद अरसे के बाद कराची तजावुजात केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर कायम तजावुजात हटाने का हुक्म। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी को आवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं। रेंजर्स को हिदायत कर दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म भी दे दिया। तमाम मुताल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की भी हिदायत कर दी गई। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अब्दुल हसीब से जानते हैं। अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे मुतासरीन की बहाली से मुतालिक जो है वो केस की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस से पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क किए गए। अदालत ने ये जो है अपने रिमार्क कहा कि सरकार जहाँ पर इंक्रोचमेंट करती है या तजावुजात करती है वहाँ पर ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। इसके साथ साथ अदालत ने ये बताया कि जिस पाकिस्तान रिमार्क जब अदालत से आते हुए देखा कि न सिर्फ गवर्नर हाउस बल्कि कोर्ट सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर फुटपाथ भी जो है वो आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है और फुटपाथ पर जो है वो कब्जा किया गया है, जिस पर बरहमी का इजहार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी इशूज होते हैं जिसकी वजह से हिफाजत इंतजाम के तहत जो है वो जो है रुकावटें खड़ी की। अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बाहम ने दावा किया है कि गुजरनाला और रंगी और महमूदाबाद नाले पर कायम मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करके जगह क्लियर करा ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के मौके पर कहा कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हैं तो तजावुजात फिर कायम हो जाती हैं। मुस्तकिल इंक्रोचमेंट या गैर कानूनी इमारतों का मामला SBCA का है। होती है वो हटती है, उसके बाद वापस आती है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है जैसे गुज्जर नाले पे, महमूदाबाद पे और रंगी पे की गई थी, उन तमाम को हमने मुनज़्ज़म करके जगह को क्लियर कर लिया गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ की और स्पेसिफिक डायरेक्शन आती है उसकी भी कंप्लाइंस KMC कर लेते हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट मैंने आपको बताया, जो पथारे हैं, ठेले वाले हैं, ये आते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने कार्रवाई की, ठेले उठा के ले गए। जहाँ जहाँ देखो जो इमारतें बनती हैं ना वो फिर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट नहीं, वो तो पक्की इंक्रोचमेंट है। पिछले कोई 6 महीने में मेरे ख्याल में 150 के करीब गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स थे उसको कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से ख़त्म किया, मुनहदम किया है। तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और वो ऑनगोइंग एक प्रोसेस चलता रहता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसन तरमिज़ी के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए वज़ीर आज़म ने DI खान के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। स्मगलिंग के खात्मे के लिए अरबों डॉलर बचाएंगे। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है और इसके लिए मैंने ख़ुद कई मीटिंग्स की हैं इस्लामाबाद में और मुतल्लिका तमाम जो हकाम हैं उनको मैंने ये गुजारिश की है कि वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी कार्रवाई करें। हमारे जो कौमी इदारे हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना, क्योंकि अगर स्मगलिंग का ख़ात्मा नहीं होगा तो हमारी मईशत मजबूत नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा नासूर है जिसको जड़ों से काटना मेरा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और हम सब मिलकर इसके ख़ात्मा के लिए पूरी तमाम जो अपनी सलाहियतें हैं बुरकार लेके आएंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से इजलास हुआ है, जबकि कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त तलब कर लिया गया है। इजलास में इत्तफाक हुआ कि मुस्लिम लीग नून को 13 कमेटीज़ की सदारत दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को 8 कमेटी दी जाएगी, जबकि IPP को एक चेयरमैनशिप मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन की तरफ नाम आने के बाद हतमी फैसला स्पीकर करेंगे। ऐवान बाला के नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास आज होगा। इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में पूरे सेशन के दौरान वक्फा सवालात मअतल करने की तहरीक शामिल है, जबकि इजलास में टैक्स लॉ तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा, जबकि सेनेट में 8 और 7 ऑर्डिनेंस भी पेश किए जाएंगे। दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, आग का दरिया बूर करके यहाँ तक पहुँची हूँ, किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का निशान होगा वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा। Please salute each one of you, शाबाश। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली sword of honor पुलिस में the first sword of honor goes to a young woman, my daughters, my sisters, that I am very, very, very proud of you. मैं फैसले करती हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, तो आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से काम लेना है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है, तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर के यहाँ पर पहुंचना पड़ा। इस मुल्क में, पंजाब में, पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का कोई भी निशान आपको नजर आएगा, उस पर या नवाज शरीफ का नाम होगा या शहबाज शरीफ का नाम होगा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर MS आसिफ महमूद को बरतरफ कर दिया। मरियम नवाज की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दबंग अंदाज, पुलिस ऑफिसर बन गईं। मरियम नवाज चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पुलिस वर्दी में मलबूस होकर पहुंची। वज़ीर आला को रिवायती पुलिस कैन बैटन पेश की गई। लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ की लेडी कांस्टेबल तैयबा अमीन को एजाजी तलवार से नवाजा गया। वज़ीर आला ने गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर MS आसिफ महमूद को बरतरफ कर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर मामले की इंक्वायरी के लिए कमिश्नर गुजरावाला की सरबराही में 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम की गई। खुसूसी कमेटी 72 घंटे में वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम नवाज के हुक्म पर ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत ऑपरेशन में तेजी आ गई। लाहौर समेत सूबे भर में मनशियात फरोशों के अड्डों पर 300 से जायद छापे मारे गए। मुलजिमान के कब्जे से 52 किलो चर्स और 1346 लीटर शराब बरामद की गई। डाउनबा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस में बगैर भर्ती के यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है, इसकी कानून में सजा है। मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। IG इस ज़िम्मेदार हैं। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह हमें डील का मशवरा ना दें, हम उनकी तरह नहीं, अगर डील करनी होती तो अब तक रिहा हो चुके होते। सनम जावेद और आलिया हमजा मज़ाहमत की अलामत बन गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी IMF किस्त 29 अप्रैल को मिलने का इम्कान है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा।
जिसके बाद आपको बताएं कि 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए बातचीत मई में मुतवक्के है। माशी मैदान में पाकिस्तान की मुस्बत कारकर्दगी, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 29 अप्रैल को पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा। वजारत खजाना सराय के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी और जिसके बाद आलमी मालियाती फंड के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि इस किस्त के बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास आज शाम 5:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब हुआ है। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में चेयरमैन PTI, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, महमूद खान अचकजई, हामिद रजा, अख्तर मेंगल और दीगर शरीक होंगे। तो आपको बताते चलें, अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास आज शाम 5:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनका एक ग्रैंड अलायंस का इजलास जो है वो 5:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया है, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, इसी तरह बैरिस्टर गौहर, अहमद रजा, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर जहां समेत दीगर जो अपोजिशन के अरकान हैं या सीनियर कायदीन हैं वो शामिल होंगे। और इसमें हालिया जो इंतखाबात ज़मीनी हुए उनके हवाले से और अपोजिशन की तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहा अमल मुरतब किया जाएगा। तहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है JUI जो कि अपोजिशन की जमात है उसको इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई है। जी ठीक है अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा के अल नासिर अस्पताल और अल शिफा अस्पताल से 2 इज्तिमाई कब्रों से 300 से ज्यादा लाशें बरामद होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा यूरोपीय यूनियन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अमेरिका ने भी इसराइल से जवाब तलब कर लिया है, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा बाअखलाक फौज के दावेदार काबिज इसराइली मुसल्लह दस्ते मुहासिरे की आड़ में जेर इलाज बच्चों, बूढ़ों और दीगर मरीजों के मरने के बाद इनके गुर्दे, आंखें और दीगर आज़ा निकाल कर ले गए। इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79 फ़लस्तीन शहीद हो गए हैं। गजा जंग के 200 से रोज़ गुजरने और 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद मलाला यूसुफजई की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। इसराइल को वार्निंग दे दी कि बस बहुत हो गया, मज़ीद लाशें और तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और 86 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर्स इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला फ़लस्तीनियों की हिमायत में तुलबा का बड़ा मुजाहरा वायरल हो गया है। पूरे अमेरिका की तमाम बड़ी और नामवर यूनिवर्सिटियों के तुलबा मैदान में निकल आए हैं, जबकि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, जॉन हॉपकिंस, प्रिंसटन, मैसाचुसेट्स, शिकागो समेत ये तमाम यूनिवर्सिटी और इनके तमाम कैंपस में ऐसा लगता है कि जैसे इनकलाब आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर के लिए 2019 में शुरू किया जाने वाला खुसूसी तरबियती प्रोग्राम अख्ताम पज़ीर हो गया। पेशावर में तकरीब में मुल्क भर से हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। सूबाई कोऑर्डिनेटर डफबाग डॉक्टर असद महमूद खान का कहना था कि मुल्क भर के हेल्थ वर्कर्स को फैमिली प्लानिंग, माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई, जो कि अपने इलाकों में जाकर खिदमात अंजाम देंगे। DG बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा आयशा एहसान का कहना था कि डैफ पाक समेत तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया। कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो मुल्क में कहीं रोटी सस्ती तो कहीं महंगी है। सस्ती रोटी पर मजदूरों का कहना है कि हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, बाकी अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, जबकि सिंध में महंगी रोटी मिलने पर मजदूरों का कहना है कि हुकूमत को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं मुल्क भर में हमारे मौजूद नुमाइंदगान से जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ महपारा ज़मान, साथ कराची का जिक्र करें तो खुर्रम गुलजार साथ मौजूद है, लाहौर से अफजाल अब्बासी, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर और हैदराबाद से इरफान अराई साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। महपारा, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है?
آج بالکل اس وقت میں شہر اقتدار میں موجود ہوں جہاں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں کمی آ گئی لیکن روٹی کی قیمت میں کمی نہ آئی، نان کی قیمت میں کمی نہ آئی۔ اور اس وقت میں مزدوروں میں موجود ہوں جو کہ دن کا پوچھتے ہیں ان سے کہ کتنا کماتے ہیں اور یہ روٹی جو ہے وہ ان کو کتنی مل رہی ہے اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی السلام علیکم جی، یہ ہم اپارا مارکیٹ میں ہوتے ہیں، مارکیٹ کے سامنے اڈا ہے پرانا GTS اڈا، یہاں پہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، ڈرائیور مزدور ہیں۔ یہ ہمارے سامنے 3 ہوٹل ہیں جن سے ہمارا کھانا آتا ہے ڈرائیوروں کا۔ ان ہوٹلوں سے روٹی آ رہی ہے 25 روپے کی، نان آ رہا ہے 30 روپے کا۔ کل میں نے ان کو بولا بھائی کہ روٹی 16 روپے کا آرڈر ہو گیا، آپ 16 روپے کی روٹی نہیں دے رہے۔ آگے سے جواب ملا کہ جس کو مرضی کال کر دیں، ہمارے پاس روٹی کھانی ہے تو 25 روپے کی روٹی ہے۔ ہم اگر روٹی کھائیں تو بچوں کے لیے گھر میں کیا بھیجیں گے؟ بچے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ آج بالکل مزدور حضرات جو ہے وہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم دن میں اتنا کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں پارا زمان ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بھی رخ کر لیتے ہیں کراچی کا، وہاں کی صورتحال جانتے ہیں خرم گلزار سے۔ خرم، آگاہ کیجیے گا، روٹی کتنے کی مل رہی ہے؟ مہنگائی کے باعث 2 وقت کی روٹی بھی غریب مزدور کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں روٹی 16 روپے مل رہی ہے، مزدور روڈ بن کے روٹی کھا رہا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں ہوٹل پہ روٹی جو ہے وہ 30 روپے کی، جبکہ بیشتر ایسے ہوٹل بھی موجود ہے جہاں 25 روپے کی روٹی فروخت جا رہی ہے۔ کسی جگہ میں 25 روپے کا روٹی مل رہا ہے، کسی جگہ پہ 30 روپے کا روٹی مل رہا ہے۔ ہمارا بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ ہے، یہ کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے، سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، تو یہاں بھی کم سے کم بھائی 15 روپے کا ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے پنجاب میں روٹی مزدور کو 16 روپے میں مل رہی ہے، وہ پیٹ بھر کے جو ہے روٹی کھا رہا ہے، اسی طرح سندھ اور کراچی میں بھی۔ خرم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، حیدرآباد کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ عرفان ارائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عرفان، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ روٹی کا جو نرخ ہے وہ کیا ہے؟ جی، ہوٹل پر روٹی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے وہ کس طریقے سے گزر سفر کر رہا ہے، ہم اس وقت مزدوروں کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایک جانب تو ہوٹل پر 30 روپے کا نان فروخت کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سرکاری طور پر 18 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، تو مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا آپ کو نان کتنے کا ہوٹل پر ملتا ہے؟ 30-35 روپے کا نان ہے۔ اچھا، جو حکومت نے قیمت کم کی ہے تو آپ کو اس میں نہیں، اسی میں نہیں ملتے، ریٹ جو دے رہے ہیں 30-35 کا وہی دے رہے ہیں۔ اچھا، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہا، گزارا ہمارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عرفان ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی رخ کرتے ہیں لاہور کا، وہاں ہماری نمائندے افضال عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضال، آپ بتائیے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کے بعد جو ہے لاہور کے مختلف تندوروں پر روٹی اور نان کی جو قیمت ہے وہ سرکاری ریٹ پر اس کی فروخت جاری ہے۔ اس وقت ہم ایک لاہور کے مقامی ہوٹل پر موجود ہیں جہاں پر کچھ مزدور کھانا کھا رہے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روٹی جو ہے انہیں سرکاری نرخ پر دستیاب ہے۔ سر بتائیے گا، روٹی 16 روپے کی مل رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، 16 روپے کی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس حکم سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن کاروبار ہے کہ 16 روپے کی مہنگی ہو گئی ہے، سیدھی گل پوچھ دو نا، باقی 16 روپے کی مل رہی ہے روٹی۔ آپ کیا کہیں گے؟ صحیح، مختلف قسم کے روٹی کے نرخ ہیں یہاں پہ، لیکن ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد میں کیا نرخ دستیاب ہیں، جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے غلام دستگیر سے۔ جی غلام۔ بالکل، پنجاب حکومت کے اقدامات کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے ہوئی ہے تو مارکیٹ میں جو آٹا ہے وہ سستا ہو گیا ہے۔ 10 کلو گرام کا تھیلا پہلے 1300 روپے میں مل رہا تھا، اب وہ 1000 روپے یا 1050 مل رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک مزدور موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا، کیا آپ کو روٹی اب سستی مل رہی ہے اور اب آپ کا بجٹ کتنا اس پہ آ رہا ہے؟ سر جی کھانا جو آگے کھاتے جو آگے 270 بنتے سے 230 بنتے ہیں، جو دنیا کو دو کھاتے ہیں جو اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آٹے کی اتنی مہنگائی تھی، اب آٹا سستا ہو گیا، روٹی 15 روپے کی ہو گئی ہے۔ غریب آدمی کو ذرا کا سکون ہو گیا ہے کچھ۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ کافی ملا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر روٹی سستی کی گئی ہے، آٹا سستا مل رہا ہے، دیگر اشیاء جو ہے آئندہ دنوں میں ریٹس کم کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے غلام دستگیر، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیچر نے مذاق میں جعلی ٹارگٹ کلر کا روپ دھارا تو واقعات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہالی ووڈ کے ہٹ مین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
खुशी की खबर, अब बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, जनूबी कोरिया मुल्क में गिरती हुई शरह पैदाइश को बढ़ाने के लिए नए बच्चे पैदा होने पर वालिदैन को 10 करोड़ कोरियाई युआन और $77,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जबकि ये रकम देने पर गौर किया जा रहा है। कम शरह पैदाइश के इक़दामात के लिए मुख्तस ये रकम जनूबी कोरिया के कौमी बजट का तकरीबन निस्फ हिस्सा है, जो कि 48 खरब वान सालाना बनता है। ये इक़दाम जनूबी कोरिया में आबादी के बढ़ते हुए बहरान से निमटने के लिए उठाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।